अस्सलामु अलैकुम। अच्छा जी, आवाज़ आ रही है सबको? कुछ लोग और आ जाएं तो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैंने परसों की क्लास में, जो हमने यूनिवर्सिटी में क्लास ली थी, अच्छा जी परसों की क्लास, वो जो थर्सडे को क्लास हुई थी, उसमें मैंने इस कोर्स का इंट्रोडक्शन दे दिया था आप लोगों को, और ये बताया था कि इस कोर्स में हम करेंगे क्या, और एक एल्गोरिथम भी, एक मेथड भी स्टार्ट कर दिया था। अब देखें, मैंने आपको उस दिन भी ये बात बताई थी कि मैथमेटिक्स का कोर्स तो है, लेकिन इस कोर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम एल्गोरिथम से भी समझने की कोशिश करेंगे। ये जितने भी हमारे मेथड हैं वो आइटरेटिव मेथड हैं, और आइटरेटिव मेथड जो होते हैं वो बेसिकली रिपीटेशन होती है किसी भी एक काम को। लेकिन थोड़ा सा इस कोर्स का पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर वापस अपने बाइसेक्शन मेथड पे चलेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन का मतलब यही है कि जस्ट थोड़ा सा आइडिया कर लेते हैं कि इस कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या, फिर हम वापस अपने बाइसेक्शन मेथड पे चलेंगे। न्यूमेरिकल मेथड बेसिकली मैथमेटिक्स का एरिया है, और हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन को मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के। लेकिन उस प्रॉब्लम्स तो वही होती हैं, डेफिनेटली मैथमेटिकल प्रॉब्लम वही होती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती हैं, कर्व फिटिंग हो सकती है। अब कर्व फिटिंग का मतलब क्या है कि भाई कोई डेटा है और उस पर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कर्व को फिट कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था। मतलब इन तमाम चीज़ों को हम अप्रोक्सीमेशन के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, रादर देन एग्जैक्ट सॉल्यूशन। अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है कि इनिशियल गैसेस लेके, कोई सम आओ, कोई लॉजिक लगा के, कोई एल्गोरिथम लगा के हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सिंपल से अगर क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में बताया जाए कि व्हाट आर न्यूमेरिकल मेथड्स, तो जवाब है न्यूमेरिकल मेथड्स आर एल्गोरिथम बेस्ड ऑन सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन नंबर। हम सिंपल अर्थमेटिक अप्लाई करते हैं नंबर्स पे। अल्गोरिथम्स होते हैं बेसिकली जो कि सिंपल अर्थमेटिक अप्लाई कर रहे होते हैं डिफरेंट नंबर्स पे, ये कहलाते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स। अब न्यूमेरिकल मेथड किस चीज़ के लिए यूज होते हैं ये भी उस दिन बताया था, कि टू एक्यूरेटली अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व एग्जैक्टली।
कह रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि जो एग्जैक्टली सॉल्व नहीं हो सकती, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो एग्जैक्टली सॉल्व नहीं हो सकती, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल मेथड। बस और मतलब इस कोर्स में देखें मैंने उसकी डायग्राम बनाई थी, इसको भी देख लें, फिर मैं वापस अपने बायसेक्शन मेथड पे जाऊंगा। ये स्लाइड जो है इंट्रोडक्शन की है, इसमें सच कुछ नहीं है आपके काम का, बस आपने जो फोकस करना है वो जो मैं बता रहा हूँ। देखें उस दिन भी आपको ये बताया था, देयर आर टू टर्म्स, एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजेशन। एक्यूरेट होना या प्रिसाइज होना दो अलग अलग बातें हैं। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, इस डायग्राम को गौर से देखें, चार ग्राफ हैं, इस ग्राफ में एक्यूरेसी बढ़ रही है इस तरफ, इस ग्राफ में एक्यूरेसी कम हो रही है इस तरफ, इस ग्राफ में प्रिसीशन बढ़ रही है इस तरफ और प्रिसीशन पीछे कम हो रही है। सबसे पहले इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में एक्यूरेसी नहीं है और प्रिसाइज भी वैल्यू नहीं है, ये देखें सब ज्यादातर वैल्यूज अपने टारगेट से दूर है, एक आध करीब है। इस डायग्राम को देखें, इसमें सेंटर से करीब है सारे आंसर, मतलब अपने आंसर से जितना करीब होगा वो एक्यूरेसी है। तो इस डायग्राम में एक्यूरेसी बढ़ी हुई है, इस डायग्राम में एक्यूरेसी कम हुई है, सिर्फ एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ। इस डायग्राम में एक्यूरेसी कम हुई हुई है, इस डायग्राम में एक्यूरेसी बढ़ी हुई है। अगर मैं इसी स्केल पे समझूं तो इस डायग्राम में भी प्रिसिशन कम है और इस डायग्राम में भी प्रिसाइज वैल्यू कम है। क्यों? क्योंकि प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, प्रिसाइज का मतलब होता है अपने पुराने आंसर से आप कितना करीब आ रहे हो। तो इस डायग्राम में एक्यूरेट तो तकरीबन होने की कोशिश कर रहा है आपका आंसर, एक्यूरेट होने की कोशिश कर रहा है, एक्यूरेट होने की कोशिश इसलिए कर रहा है कि देखो सेंटर से करीब है आपका, हर आंसर सेंटर से किसी ना किसी हद तक करीब है, देख रहे हैं, मतलब जरूरी नहीं है 100% हो, लेकिन एक्यूरेट होने की कोशिश कर रहा है। प्रिसाइज क्यों नहीं है, कि फर्ज करें अभी उसने यहाँ हिट किया है, नेक्स्ट आंसर इधर हिट कर दिया, फिर नेक्स्ट आंसर इधर हिट कर दिया, फिर इधर कर दिया, फिर इधर कर दिया, तो प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है कि आप अपने प्रीवियस आंसर से कितना करीब है, ये मतलब होता है प्रिसाइज का। यहाँ देखें इस जगह पे, यहाँ पर एक्यूरेसी कम है, वैल्यू प्रिसाइज है। इसको ना आप दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं इस ग्राफ से भी, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, देखिए ठीक है। अगर आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें और यहाँ पर आप लिख दें कि भाई यहाँ लेस है, तो यहाँ पर दोनों लेस लेस है, मतलब यहाँ दोनों लेस है। यहाँ पर एक्यूरेसी बढ़ रही है लेकिन वैल्यू चूंकि, मतलब अगर मैं और इसको प्रिसाइज करने की कोशिश करूं तो ये देखें, ये देखें इस वाले रीजन में जो पिंक से ऊपर ऊपर है उसमें प्रिसीशन कम है, और जो येलो से लेफ्ट हैंड साइड पर है उसमें एक्यूरेसी कम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो पिंक से ऊपर है उसमें एक्यूरेसी कम है, जो येलो से ऊपर है उसमें, जो येलो से लेफ्ट हैंड साइड पे उसमें क्या है, प्रिसाइज वैल्यू कम है, ठीक है। जो पिंक से ऊपर है उसमें प्रिसीशन कम है, जो येलो से लेफ्ट हैंड साइड पे उसमें एक्यूरेसी कम है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं कि एक्यूरेसी कम है, क्यों एक्यूरेसी कम है, क्योंकि स्केल पे अगर आप फोकस करें, स्केल पे आप फोकस करें तो ये एक्यूरेसी का स्केल कम है, इस पूरे दोनों बॉक्सेस में एक्यूरेसी कम है। हमें ये चाहिए होता है, हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक्यूरेट भी चाहिए और प्रिसाइज वैल्यू भी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें वैल्यू एक्यूरेट भी चाहिए और प्रिसाइज भी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है न्यूमेरिकल मेथड्स में कि हमें एक्चुअल आंसर नहीं पता होता। मतलब आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको नहीं पता कि मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं, आप एक एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं। आप, लेकिन आपकी कोशिश क्या होती है कि आप हमेशा अपने प्रीवियस मार्क्स के करीब होने की कोशिश करते हैं। एक वक्त आता है कि आपके पिछले आंसर में न्यू आंसर के अंदर डिफरेंस खत्म हो जाता है। मतलब मैंने उस दिन भी बताई थी, दोबारा बता रहा हूँ कि आपको नहीं पता हाईएस्ट मार्क्स कितना, आप 88 लाए, अगली दफा आप मार्क्स लाए 93। अब देखें आप प्रिसाइज नहीं है तो आप बोलेंगे मैं एक दफा और अटेम्प्ट करूंगा, आप लिया 93.25, अब थोड़ा करीब हो गए, फिर आप लाए 93.2634, फिर आप लाए 93.25,
2 6 3 5। तो देखिए अब आप थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं हो रहे, आप प्रिसाइज हो रहे हैं। एक्यूरेट कब होते हैं? जब आपके मार्क्स जो हैं वो 100 के करीब आ रहे होते हैं और हर दफा करीब आ रहे होते हैं, तो प्रिसाइज भी होते हैं। तो हमें न्यूमेरिकल मेथड में एक्चुअल आंसर गिवन नहीं होता, तो हमारे पास ये पता करने का तरीका क्या होता है कि हमारा आंसर सही है या गलत। हमें एक ही चीज होती है, वो क्या होती है? प्रिसाइज वैल्यू। अगर हमें वैल्यू को प्रिसाइज कर दें किसी तरीके से, तो हम क्या करते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि हम अपने आंसर पे पहुंच गए। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा और मैं डायरेक्ट आपको लेके जा रहा हूँ बाइसेक्शन मेथड की स्लाइड पे। ये हमारी बाइसेक्शन की मेथड की स्लाइड है, और जो उस दिन हमने क्लास में किया था आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, ये कोर्स ज़्यादातर प्रैक्टिस का कोर्स है, तो इसमें अगर एक सवाल मैं करवाऊंगा तो 2 सवाल मैं आपको घर से प्रैक्टिस के दिया करूंगा ताकि आप उसकी कोशिश करें। ठीक है, ये देखें, सबसे पहले हम बाइसेक्शन मेथड की बात कर लेते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था, जो लोग क्लास में मौजूद थे, कि किसी भी फंक्शन के रूट से मुराद क्या होती है। किसी भी फंक्शन के रूट से मुराद क्या होती है कि एक्स की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है ना, एक्स की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए बेटा? 0 हो जाए, हमें वो ढूंढनी होती है। हमें एक्स की वो वैल्यू ढूंढनी है जिस पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो बेसिकली किसी इक्वेशन के एक से ज्यादा रूट भी हो सकते हैं, किसी इक्वेशन के एक से ज्यादा रूट भी हो सकते हैं। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये चीज। अगर आपकी इक्वेशन प्योरली अलजेब्रिक है, अगर आपकी इक्वेशन प्योरली अलजेब्रिक है तो वो सॉरी, अगर आपकी इक्वेशन में सिर्फ एक्स है और कोई पैरामीटर नहीं है तो वो अलजेब्रिक कहलाती है। मतलब क्या है? एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 15x इज इक्वल टू 0, या एक्स क्यूब माइनस 15y प्लस 16z, ये सब कहलाती है अलजेब्रिक इक्वेशन, जिसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्लूड नहीं होता। क्या मतलब है? ये देखें, ये मतलब है कि ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है कि जिसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक या कोई और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इक्वेशन में मौजूद नहीं होता। ठीक है, लेकिन आपकी एक दूसरी कैटेगरी कहलाती है ट्रांसेंडेंटल। ठीक है, ये क्या होती है? जिसके अंदर लॉग भी आ सकता है, एक्स भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, साइन भी आ सकता है, कॉस भी आ सकता है, एलएन भी आ सकता है, एक्सपोनेंशियल भी आ सकता है, एनीथिंग। तो फिलहाल अभी हम क्या बात कर रहे हैं? अभी हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है? अलजेब्रिक इक्वेशन है। जो भी आता है हमारे पास, हमें कोई मसला नहीं है। अब थोड़ा सा उस क्लास का याद कर लें कि मैंने आपको उस दिन ये बताया था, हमें किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए वो वैल्यू चाहिए एक्स की जिस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए? सेटिस्फाई हो जाए। मतलब एक्स की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन हमें 0 दे रहा हो, हमें वो चाहिए। ऐसी वैल्यूज कहलाती हैं रूट्स ऑफ फंक्शन या रूट ऑफ एफ ओ एक्स। अब हम ये बोल सकते हैं कि अगर एफ ओ एक्स, अगर हम कह रहे हैं कि ए जो है वो रूट है, किसी भी इक्वेशन का रूट ए है, तो हम फंक्शन में जब ए की वैल्यू पुट करें तो आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? याद आ रही है ये बात उस दिन वाली? जी, बाकी सब? अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप बता रहा हूँ, ये जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एवरी अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ nth डिग्री, किसी भी इक्वेशन की डिग्री क्या होती है बेटा? किसी भी इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? डिग्री का मतलब क्या होता है किसी भी इक्वेशन की डिग्री? कोई बता सकता है? पावर। ठीक है, तो फर्ज करें मैंने लिखा एन क्यूब माइनस 3, ये पावर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 12x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन की जो डिग्री है ना वो 3 है। इस अलजेब्रिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 3। इस अलजेब्रिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 3। तो इसके मैक्सिमम रूट जो हो सकते हैं n हो सकते हैं, मतलब 3 हो सकते हैं, मतलब इसके 3 रूट हो सकते हैं। ठीक है, सेम हो या अलग हो वो बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैक्सिमम रूट इसके कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड से समझाऊं,
ये बात याद है ना कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसके कितने आंसर निकल सकते हैं? 2 निकल सकते हैं, +3 और -3। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। अगर मैं x से आंसर निकालने को बोलूं तो इसके मैक्सिमम आंसर कितने निकल सकते हैं? 2 निकल सकते हैं, एक +3 एक -3। तो जो भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन की डिग्री होती है उतने रूट हो सकते हैं। हम यहाँ पर कोई एक रूट भी फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे लिए हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब ये मेथड ना 2 तरह के होते हैं। हमें तो आइटरेटिव ही पढ़ना है, लेकिन हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट मेथड वो होते हैं विच रिक्वायर्ड नो नॉलेज ऑफ द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। मतलब जिनको कोई इनिशियल नॉलेज नहीं चाहिए, उनका एक स्टैंडर्ड तरीका है, वो वहीं से स्टार्ट कर देंगे किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना। आइटरेटिव मेथड क्या होते हैं कि जिनको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन चाहिए होती हैं। आइटरेटिव मेथड क्या होते हैं कि जिनको इनिशियल गैस चाहिए होता है। अब वो गैस एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है मेथड टू मेथड। मैं आपको जर्नल बात कर रहा हूं, मैं भी बाइसेक्शन मेथड की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा, मैं आपसे आइटरेटिव मेथड की जर्नली बात कर रहा हूं। तो आइटरेटिव मेथड वो मेथड होते हैं कि जिनको इनिशियली कुछ अप्रोक्सीमेशन चाहिए होती है। डायरेक्ट मेथड क्या होते हैं कि जिनको कोई अप्रोक्सीमेशन दिए वगैरह भी आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आपको कोई इनिशियल गैस नहीं चाहिए होता, आप इक्वेशन से क्या करते हैं, कोफिशिएंट लेते हैं ए बी सी के और इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। अब मैंने उस दिन आपको बताया भी था कि ये ज्यादातर जो अप्रोक्सीमेशन के मेथड होते हैं, इसमें एक मेथड है आइटरेटिव मेथड में एनालिटिकल मेथड। इसमें ये बेस करता है आइटरेटिव इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी पर। याद है आपको, मैंने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बताया था एंड में। ये देखें, ये डायग्राम देख लें, आपको याद आ जाएगा, और फिर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। फर्स्ट करिए, ये ब्लू लाइन में जो ये आपका एक फंक्शन है, इस फंक्शन की जो इक्वेशन है वो है एफ ओ एक्स। मतलब ये जो ब्लू लाइन में आपके पास है, ये एक फंक्शन है, और इस फंक्शन की जो इक्वेशन है आपके पास वो है एफ ओ एक्स। ठीक है, होगी कोई ना कोई एफ ओ एक्स। हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे अभी। इक्वेशन कोई भी हो, हमें इससे कंसर्न नहीं है। ये एफ ओ एक्स इसकी इक्वेशन है, डेफिनेटली इक्वेशन होगी। वी आर नॉट आफ्टर दैट इक्वेशन, वी आर आफ्टर द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन लिखी है, ये ब्लू लाइन की एक इक्वेशन है। जब भी कोई लाइन होगी, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो कर्व हो, चाहे वो nth डिग्री की कोई भी कर्व हो, उसकी कोई ना कोई इक्वेशन होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई ना कोई इक्वेशन होती है। तो आपने इक्वेशन आ गई आपके पास। अब आपने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि आपने दो गैसेस ऐसे लेने। फर्स्ट करिए, एक गैस को मैं कह रहा हूं ए और एक को कह रहा हूं बी। आपने दो गैसेस ऐसे लेने कि जिस दो गैसेस डेफिनेटली कोई नंबर दोंगे, ये नंबर होगा कोई ना कोई। ठीक है, ये नंबर होगा कोई ना कोई। अभी हम जर्नली बात कर रहे हैं, एक गैस हो गया ए, एक हो गया बी। कि एक एक गैस के जब ए की वैल्यू फंक्शन में पुट करूं या बी की वैल्यू फंक्शन में पुट करूं, तो पुट करने के बाद अगर ए पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो बी पे क्या आनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव। अगर ए पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो बी पे फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। अगर ए पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो बी पे क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि कोई भी जो आप काम कर रहे हैं उस पे फंक्शन की वैल्यू एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि ए पे पॉजिटिव आएगी बी पे नेगेटिव, या ये जरूरी नहीं है कि बी पे पॉजिटिव आएगी ए पे नेगेटिव। आपकी इक्वेशन जो इस वक्त डायग्राम में मौजूद है उसमें देखें बी पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। सही कह रहा हूँ गलत? ये बी इन्होंने सपोज किया है, इसमें फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसी तरीके से ये ए सपोज किया है, इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो आपका ना टारगेट ये होता है कि आप जो दो गैसेस करते हैं, अगर आपने पहला गैस लिया उस पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, उस पर मतलब फर्स्ट मैंने टू सपोज किया और टू को इक्वेशन में पुट किया और उस पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कुछ और सपोज करूंगा जिसमें मुझे फंक्शन की वैल्यू क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। लेकिन सपोज करें मैंने टू सपोज किया, उसमें फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो अब मैं कुछ ऐसा सपोज करूंगा कि जिसमें फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। एक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए किसी नंबर पे और एक फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव चाहिए किसी नंबर पे। ये अगर ऐसा कर लो तो बेसिकली ये चीज मेक श्योर कर रही होती है, देखो ये ए है ये बी है, तो ये चीज मेक श्योर कर रही होती है कि इन दोनों के बीच में मेरा आंसर मौजूद है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये चीज मेक श्योर कर रही होती है कि इन दोनों के बीच में मेरा आंसर मौजूद है। याद है ये बात? और अगर याद नहीं है तो अभी समझ में आई ये बात कि आपने फंक्शन की एक वैल्यू पॉजिटिव लेनी है
और एक वैल्यू क्या लेनी है, फंक्शन की नेगेटिव लेनी है। ये चीज मेक श्योर कर रही होती है कि आपका आंसर जो है इन दोनों के बीच में मौजूद है। अगर आपको नहीं मिलता, फर्स्ट करें मैंने एक सपोज किया, उस पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, फिर दोबारा कुछ सपोज किया तो उस पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो मैं जब तक ढूंढता रहूंगा जब तक मुझे एक फंक्शन की वैल्यू पे नेगेटिव ना मिल जाए। इसका मतलब ये नहीं होता कि ए या बी की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, ए या बी पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव चाहिए होती है। तो ये कहलाता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। एनालिटिकल मेथड है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का मतलब ये होता है कि आप दो इनिशियल गैसेस ऐसे कर रहे हैं कि जिसपे आपका एक पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और एक पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव। मेरा बार बार इस चीज को बताने का मकसद यही है कि ये आने वाले 2 से 3 मेथड में यूज होगा, तो बार बार इसलिए बताया जा रहा है कि आप एक ही दफा समझ लें। अच्छा जी, ठीक है। Hence, in analytical method, we must always start with an initial interval AB so that FOA and FOB have opposite sign. ठीक है, हमें एनालिटिकल मेथड में एक इंटरवल से स्टार्ट करना पड़ता है। इंटरवल ये मेक श्योर कर रहा होता है कि ए पे फंक्शन की वैल्यू और बी पे फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन की होनी चाहिए। इंटरवल ये मेक श्योर कर रहा होता है कि ए पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव और बी पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये देखें, अब बाइसेक्शन मेथड समझा रहा हूं, तो बाइसेक्शन मेथड भी समझ लें तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखें, बाइसेक्शन मेथड का नाम है बाइसेक्शन। तो बाइसेक्शन का मतलब ये होता है बाय मतलब हाफ हाफ कर देना। तो बाइसेक्शन मेथड का मतलब ये है कि आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो इसका फॉर्मूला सबसे आसान है। बाइसेक्शन मेथड स्टार्ट करने के लिए भी बेसिक कंडीशन क्या है आपकी बेटा, एनालिटिकल एक जर्नल नाम है, सही है। एनालिटिकल एक जर्नल नाम है, उसके अंदर डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, जिसमें पहला मेथड क्या है, बाइसेक्शन। शायद आपने मेरी बात दोबारा से रिपीट कर देता हूं। डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड होते हैं और आइटरेटिव मेथड होते हैं। आइटरेटिव मेथड के अंदर भी एनालिटिकल मेथड होते हैं जो कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को अप्रोच कर रहे होते हैं। एनालिटिकल मेथड में पहला मेथड है हमारा बाइसेक्शन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्ट मेथड है, आइटरेटिव मेथड है। आइटरेटिव मेथड के अंदर एनालिटिकल मेथड होते हैं जो कि आपके आंसर को बंद कर रहे होते हैं ब्रैकेट में। उसके अंदर जो प्रॉपर्टी यूज हो रही होती है वो हो रही होती है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब जब ये सब समझ में आ गया तो हमारा पहला मेथड है जिसका नाम है बाइसेक्शन। बाइसेक्शन मेथड जो होता है वो एनालिटिकल मेथड का पहला मेथड है जो कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को फुलफिल कर रहा होता है। अब बाइसेक्शन मेथड का अपना जो फॉर्मूला है, बाइसेक्शन मेथड ये कहता है कि मुझे स्टार्ट करने के लिए आपको, एनालिटिकल मेथड हूं मैं चूंकि, तो मुझे स्टार्ट करने के लिए आपने एक इनिशियल, दो इनिशियल गैस चाहिए जिसमें एक पे फंक्शन की वैल्यू प्लस आ रही हो और एक पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही हो, माइनस आ रही हो। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े। जी आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अच्छा, अब यहां पर बाइसेक्शन मेथड का अपना जो फॉर्मूला है ना वो ये है, m इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू। एम कह लें, सी कह लें, एम इसलिए कह रहे हैं कि मिड पॉइंट, ठीक है। तो आप सी कह लें, एम कह लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एम कह लें या सी कह लें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूले की लॉजिक समझने की कोशिश करें कि मिड पॉइंट निकालना है। अब देखें, गौर से देखिएगा, ये दो डायग्राम हैं, इनमें आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा और फिर तो कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। ये देखें, हमने मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट निकाला तो ए और बी का मिड पॉइंट सिंपल क्या है कि दोनों नंबर्स को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। जब आपने ए और बी का मिड पॉइंट निकाला तो मिड पॉइंट यहां पर कहीं आएगा, मेरा साथ साथ मुझे आंसर कीजिएगा, यहां कहीं आएगा। अब जब यहां कहीं आएगा तो हम जैसे ही हमारा मिड पॉइंट आएगा, अगर मिड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं आ रही तो या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ऐसा ही है। मिड पॉइंट पे या तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव या 0। अगर 0 आ गई तो इसका मतलब यह है कि मिड पॉइंट की वैल्यू 0 नहीं, मिड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अगर 0 आ गई तो वो हमारा आंसर है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 आनी चाहिए किसी भी वैल्यू पे। अगर ऐसा नहीं है तो मिड पॉइंट पे या तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। आपके पास जो इस वक्त स्क्रीन पे डायग्राम शो हो रही है, इसमें फंक्शन की वैल्यू मिड पॉइंट पे नेगेटिव है या पॉजिटिव है?
पॉजिटिव, ऐसा ही है, पॉजिटिव पॉजिटिव ही है ना। देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई मिड पॉइंट हमारा आंसर तो नहीं है, लेकिन उसमें फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इस ब्रैकेट को और कम करने के लिए हमें पहले जिस पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी उसको मिड पॉइंट से रिप्लेस करना पड़ेगा। इस ब्रैकेट को और क्लोज करने के लिए, क्योंकि हम तो इस आंसर तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो हमने जैसे ही फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मिली तो हम इसको इधर ले गए। मतलब क्या है, स्क्रीन पे देखिएगा, समझ में ना आए तो बताइएगा। स्क्रीन पे देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। ये देखिएगा, मैंने m को रिप्लेस कर दिया b से, मतलब b को रिप्लेस कर दिया m से। क्यों? क्योंकि पहले b पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव थी और रूट पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो ये देखें, अब मेरा मिड पॉइंट जो था वो क्या बन गया, b बन गया। इज इट क्लियर? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि ये ब्रैकेट का नैरो, मतलब नैरो से नैरो होता रहे ताकि मैं अपने आंसर तक पहुंच सकूं। अब अगर मैं मिड पॉइंट निकालूं तो मिड पॉइंट यहां कहीं आएगा, फर्ज करिए यहां कहीं आएगा। तो बताएं इस पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है? इस पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव? नेगेटिव बेटा। हाँ, देखें जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है जरूरी नहीं है कि जो एक्चुअल दिख रहा हो उसी पे फोकस करें। हमने सपोज कर लिया मिड पॉइंट यहाँ पर है, तो आप लोगों ने बताया नेगेटिव आ रही है। तो अब जब हम फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हम किससे रिप्लेस कर देंगे, m को a से रिप्लेस कर देंगे और a यहाँ आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये लॉजिक है इसकी। इसी तरीके से हम क्या करते रहेंगे, हम हर स्टेप में इसका ब्रैकेट को कम करते रहेंगे, एक वक्त आएगा कि हमारा आंसर कन्वर्ज हो जाएगा। अब बाइसेक्शन मेथड जो है उसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं वो बात कर लेते हैं। बाइसेक्शन मेथड जो है उसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं वो बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हम इसका एक सवाल आपको दिखा भी देंगे। ये देखें, पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आप को ये ग्राफ मिल जाए, मतलब आपको इक्वेशन तो कोई और दे रहा है। तो फर्ज करें आपको जो इक्वेशन मिली, और आपको जो इक्वेशन मिली वो इक्वेशन ऐसी मिली कि ऐसी। अब आप इनिशियल गैस कर रहे हैं, आप ढूंढे जा रहे हैं, आपको एक मिल गया पॉजिटिव, दूसरा ढूंढ रहे हैं, तीसरा ढूंढ रहे हैं, चौथा ढूंढ रहे हैं, पांचवा ढूंढ रहे हैं, छठा ढूंढ रहे हैं, आपको हमेशा क्या मिल रहा है, पॉजिटिव ही मिल रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? जी, इस डायग्राम को देखें और मुझे बताएं मेरी बात समझ में आ रही है कि जब भी आप इनिशियल गैसेस कर रहे हैं तो फंक्शन पे हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव में मिल ही नहीं रहा। तो इट माइट बी पॉसिबल। नहीं, बात समझ में आ रही? ये देखें बेटा, डायग्राम देखें, डायग्राम ये वाली, इस डायग्राम को देखें। ये देखें, ये एक ग्राफ है, आपको फंक्शन ये मिला हुआ है, उसका रूट ही नहीं है। अब आप जितने भी गैसेस करेंगे इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, फातिमा? फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी बेटा? इसमें कहीं पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, इंफिनिटी नहीं, इंफिनिटी नहीं होता कुछ भी, पॉजिटिव आ रही है। फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ऐसा ही है। तो आप चाहे यहाँ गैस कर लें, यहाँ गैस कर लें, कहीं पर भी आप ढूंढें एक्स को, ये देखें आप ए ढूंढ लें कहीं पर भी इस लाइन पे जहां मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको हमेशा फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। ऐसा ही है। या हो सकता है ये फंक्शन हो आपके पास, हो सकता है ये फंक्शन हो आपके पास, इसमें आपको फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। मतलब लॉजिक क्या है कि डायग्राम ए एंड डायग्राम सी, डायग्राम ए देख लें पहले कि हो सकता है ऐसा हो कि आप इनिशियल गैसेस कुछ भी ले रहे हो, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही हो। दूसरा केस क्या हो सकता है कि इट माइट बी पॉसिबल कि आपका फंक्शन ये हो लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए वो नेगेटिव रीजन में गया हो। मतलब ऐसी कोई इक्वेशन हो कि जिसपे नेगेटिव में बहुत कम आंसर आता हो। आज यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसी कोई इक्वेशन हो कि जिसमें नेगेटिव में बहुत कम आंसर आता हो। अब आप जब भी गैस कर रहे हैं ना, आपका गैस पॉजिटिव ही आ रहा है, आप नेगेटिव वाला ढूंढ नहीं पा रहे।
अच्छा चूंकि आप गैस कर रहे हैं ना, कोई आपको दे नहीं रहा, तो हो सकता है कि आप जब भी गैस कर रहे हो आप पॉजिटिव में ही ढूंढ रहे हो, नेगेटिव मिल ही नहीं रहा आपको। तो इन बोथ केसेस, इन बोथ केसेस, इन बोथ केसेस, इस केस में क्या है कि हो सकता है कोई रूट ही ना हो, और इस केस में क्या है कि देखिए, अगर मैं एक चीज, मुझे एक चीज समझाइएगा सिर्फ, अगर मैं यहां से स्टार्ट करके वापस ऊपर जा रहा हूं, तो मैं इस एक्स एक्सिस की लाइन को कितनी दफा कट करूंगा? मैं आपको सिर्फ वो केस बता रहा हूं, ये देखें, ये देखिएगा, हाँ 2 दफा, ये देखें। और अगर मैं दोबारा ऊपर आऊं और दोबारा पॉजिटिव में चले आऊं, तो कितने हो जाएंगे कट? 4। इसका मतलब है अगर मुझे गैस हमेशा पॉजिटिव मिलता है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि कोई रूट ना हो या इवन नंबर ऑफ रूट हो। इट माइट बी पॉसिबल कि कोई रूट ना हो या इवन नंबर ऑफ रूट हो। सही कह रहा हूं गलत? अगर मुझे, बेटा रूट ये रहे ना, 1 2 3 4, जहां कट कर रहा है, असम सुन नहीं रहे बेटा मेरी बात? मेरी बात नहीं सुन रहे आप? तवज्जो से सुने। रूट तो वही है ना जो कट कर रहा है, अभी आपने मुझे खुद बताया, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। देखें, अगर मैं यहां से यहां वापस जाता हूं, तो एक आने के लिए कट, हाँ, एक आने के लिए कट और दूसरा जाने के लिए कट, कितने कट हो गए? 2 हो गए। अगर पॉजिटिव से स्टार्ट करूं वापस पॉजिटिव में जाऊं, तो कितने कट होंगे? 2 कट होंगे। अगर मैं वापस जाऊं नीचे और फिर ऊपर जाऊं, तो 4 कट हो जाएंगे। अगर फिर वापस जाऊं फिर ऊपर जाऊं, तो 6 कट हो जाएंगे। इसका मतलब है अगर आपके इनिशियल गैसेस हमेशा आपको सेम साइन के मिल रहे हैं, सेम साइन का मतलब है या तो पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपका कोई रूट मौजूद ना हो या नंबर ऑफ रूट जो हो वो इवन हो। इज इट क्लियर? ये डायग्राम देखो, ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव हो। ये देखें, ये देख रहे हैं नेगेटिव मिल रहा है हमेशा। तो आपका, अब ये पॉइंट पढ़ लें, डेट इफ बोथ एफ ओ एक्स वन और एफ ओ एक्स यू, मतलब लोअर अपर कह रहे हैं, या आप ए भी पढ़ लेते हैं लोअर अपर, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। एक्स लोअर और एक्स अपर की वैल्यू जो है वो सेम साइन की हो, तो इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कोई रूट ही नहीं है, और हो सकता है इवन नंबर ऑफ रूट्स हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो गई बात? और अगर आपके फंक्शन की वैल्यू एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके रूट जो हैं वो ऑड नंबर में है। मतलब क्या, ये देखें, अगर मैं ऊपर से नीचे गया हूं, एक कट हुआ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन फर्ज करिए मैं ऊपर से फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, मतलब अपोजिट जगह पे खत्म करना है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव। तो देखिए कितने, 1 2 3। तो ये वाली डायग्राम और ये वाली डायग्राम देख लें, बी और सी में ये बता रहे हैं कि अगर आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंट साइड का हो, तो आपके पास जो नंबर ऑफ रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑड होते हैं। इस डायग्राम को गौर से देख लीजिए, कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिए। बेटा इंटरवल को क्या डिफाइन करूं? इंटरवल का मतलब क्या होता है यार? आपको आपको अंदाजा है इंटरवल का मतलब क्या होता है? आप बताएंगे जरा मुझे, थोड़ा सा भी आइडिया दे दें मुझे, इंटरवल का मतलब क्या होता है? किधर बेटा किधर? नहीं, ये सवाल मेरी समझ में नहीं आ रहा इनका ना, आसाम का बेसिकली किस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहे हैं। इंटरवल बेटा ये है ना कि, अरे बेटा इंटरवल ये है कि आपने एक पॉइंट ये सपोज किया, एक ये सपोज किया, ए ये सपोज किया, बी ये सपोज किया, तो ये इंटरवल हो गया ना, ए और बी के बीच में जितना भी गैप है ये इंटरवल हो गया।
इस गैप के अंदर 3 रूट हैं, ठीक है। तो आपको ये लॉजिक भी समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाइसेक्शन मेथड का एल्गोरिथम मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये देखें, ये आपको एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब डेफिनेटली मैंने आपसे क्या कहा था कि आप एक दफा एक स्टेप करके दिखाते हैं, बाकी आप टेबल पे फोकस करते हैं। बाइसेक्शन मेथड एक ऐसा मेथड है कि जिसमें एरर निकालना बहुत आसान है, तो देख लेते हैं। अब ये क्या चीज है, इसको समझ लीजिए। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमें ये कहा हुआ है कि आप इस मेथड को जब तक करते रहें जब तक आपका एब्सोल्यूट एरर 0.01 से छोटा या बराबर ना हो जाए। मतलब क्या है कि आप इस मेथड को जब तक अप्लाई करते रहेंगे, चले आप इसको छोड़ दें कि एरर क्या भी रुक जाए। आपको इंटरवल भी इन्होंने दिया हुआ है कि इनिशियल गैसेज आपको दिए 1 और 2। इसका मतलब है हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 1 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी या नेगेटिव, तो 2 पे पॉजिटिव या नेगेटिव। ये देखें, हमने एक टेबल बनाया बेटा, ये टेबल बन गया ए बी एफ ओ एफ ओ बी सी एफ ओ सी अपडेट न्यू। न्यू बाय बी माइनस क्या है, आप इसको सिंपल समझ लें कि ये एरर है, ठीक है। ये एरर है, एरर है, ठीक है। सिंपल इसका मतलब है एरर। अब आप वापस चलें इक्वेशन पे। आपकी इक्वेशन क्या है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये आपकी इक्वेशन है और आपको इंटरवल गिवन है। इंटरवल का मतलब होता है ए और बी की वैल्यू गिवन है आपको 1 और 2, ठीक है बेटा। ये आपके पास ए और बी गिवन है। अगर आपको गिवन नहीं होगा तो आपने खुद निकालना होगा। खुद कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 में कोई नंबर सपोज करके पुट करेंगे। अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो दूसरा नंबर सपोज करेंगे जिसमें फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। इज इट क्लियर, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या किया, ए को फंक्शन में पुट किया। अब देखें ये काम ना आपके सारे करने के हैं। क्योंकि मैं तो स्लाइड से पढ़ा रहा हूँ, मैं क्लास में तो कैलकुलेशन कर पाता, लेकिन ये मैंने आपसे कहा भी था कि ऑनलाइन में यही होगा कि स्लाइड्स पे सारे सॉल्यूशन हुए होंगे। मैं आपको मैक्सिमम समझा तो सकता हूँ लेकिन रन टाइम पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये देखें, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2। आपने ए की वैल्यू को फंक्शन में पुट किया, आपके पास आंसर आया -2। अब अगर ये इंटरवल सही है तो बी की वैल्यू को फंक्शन में पुट करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, प्लस में। ये देखें, एफ ओ ए -2 आ रहा है, एफ ओ बी 1 आ रहा है। मुझे बताइए ये दो वैल्यूज कैसे निकली, सबको समझ में आ गई। एफ ओ ए और एफ ओ बी सबको समझ में आ गया कैसे निकला है। अच्छा, ये मीटिंग एंड हो रही है तो अभी क्या करना है, नमाज का ब्रेक लेना है।